हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। हम और आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे इसकी अवधारणा की और इसके क्षेत्र की, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन इसका क्या कहता है। मुख्यतः जो पर्यावरण है ये फ्रांसीसी शब्द माना जाता है। ये इन्विरोनर से मिलकर बना हुआ है। इसका मुख्य अर्थ होता है प्रमुख परिवेश, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवेश जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में विलीन है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के तहत जो बच्चे हैं, जो स्कूली शिक्षा के बच्चे हैं, जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको बाहरी दुनिया से जोड़ना ताकि वो बाहरी ज्ञान प्राप्त कर सकें। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पर्यावरण को हम लोगों किस में पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक में अध्ययन करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि विज्ञान विषय को और सामाजिक विषय को एक साथ पर्यावरण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चे इसके सिस्टम को समझ पाएँ और बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो पाएँ। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है कि पर्यावरण का मुख्य अध्ययन मात्र ज्ञान को आयोजित करना है, बल्कि क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को एक संपूर्ण रूप से समझ बनाने के लिए, ताकि उसका सही तरीके से विकास हो सके। किसका? बालक का। और बालक उस विकास में सभी प्रकार के समस्या का समाधान कर सके। पर्यावरण संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बच्चों को उसको ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं और उनको किस प्रकार से पूरा करना है। अगर हम सिंपल तरीके से ये देखें, ये हम देखने का प्रयास करें कि पर्यावरण को सही तरीके से जानकारी बच्चों को प्रदान कराना, ताकि भविष्य में आने की जो क्रियाएं हैं, भविष्य में जिस प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे प्रदूषण से संबंधी है, समाज से संबंधी है, धर्म से संबंधी है, जाति से संबंधित है, ये सभी चीज़ें विज्ञान संबंधी तत्व हैं जो भी हैं, उसको क्या करना है, बच्चे पहले से जान सकें और उनकी समस्या जो भी उत्पन्न हो रही है उसको वो निवारण कर सकें। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। हमने आपसे पहले बताया कि इन विषयों के अंदर किस किस चीज़ों का समावेश किया जाता है, तो इसमें हमने बताया कि सामाजिक विज्ञान का समावेश है और विज्ञान का समावेश है। इस विषयों का सार संकलित करके प्राकृतिक वातावरण और उनके भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्वों के पारस्परिक क्रिया को व्यवस्थित रूप से समझने और संचालित करने की सहायता करती है कौन? पर्यावरण। इसलिए एनसीएफ 2005 का ये मतलब है कि किस तरीके से बच्चों के जीवन को बाहरी स्तर पर बनाया जाए और बाहरी स्तर से जोड़ दिया जाए। ठीक, पर्यावरण अध्ययन के जो क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से इसके क्षेत्र को डेवलप किया जा सकता है और किस तरीके से ये बच्चों के कार्यों में काम आ सकते हैं। बच्चे अपने जीवन में, क्योंकि हम लोग ने हमेशा से पढ़ा है, चाहे वो मनोविज्ञान की दृष्टि से पढ़ा हो, साइकोलॉजी की दृष्टि से पढ़ा हो, कि बच्चे जो होते हैं वो कोरा कागज होते हैं। उनको जिस तरीके से हम समझना चाहें समझा सकते हैं, जिस तरीके से दर्पण बनाना चाहें बना सकते हैं। बच्चों में अगर भाषा का विकास है, अगर अच्छे प्रकार की भाषा का विकास करना है तो हम उससे सुरीली भाषा में और अच्छी तरीके के शब्दों का उच्चारण करते हैं। अगर छोटे बच्चों को गाली बकी जाए तो बच्चे उसी तरीके का उच्चारण करते हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा एक अनभिज्ञ है, उसको कुछ नहीं पता है, वो पूरा कोरा कागज है। हम उसको जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जाके पर्याप्त मात्रा में उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। तो अगर हम इसके अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो इसके अध्ययन क्षेत्र में हम प्राकृतिक आपदाओं को, भूकंप को, यानी कुल मिला के हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अपनी पृथ्वी पर होने वाली जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उससे बच्चों को जोड़ देना, बच्चों को समझा देना, चाहे वो आपदा हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, भूस्खलन हो, आंधी हो, तूफान हो, चक्रवात हो, उसके जो होने वाले प्रदूषण है, इन सभी चीज़ों को बच्चों को ये समझाना कि हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, इसको किस तरीके से बढ़ने से रोका जा सकता है और किस तरीके से इससे जो ग्रसित व्यक्ति है उसको समाहित करके, उसमें क्रियाओं को करके उसको हम सुचारू रूप से सुधार सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम पर्यावरण के क्षेत्र में देखने को हमको मिलता है। अगर मुख्यतः हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो इसमें वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों और उसकी सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन करना होता है। और हम इन सभी का अध्ययन जब प्रस्तुत कर पाते हैं जब हमको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो। अगर हम पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्यावरण के अंतर्गत हमको जंतुओं के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, पक्षियों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास के परिवेश में जिससे हमारा जीवन संभव है, संभावित है, हम जिस चीज़ों से टच हैं, उन सभी चीज़ों का ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए।
और ये सभी के सभी जीवन हमारे जीवन में जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसको कारगर बनाने के लिए बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भविष्य में हमको किस तरीके की प्रकृति को अपनाना है और किस तरीके की प्रकृति के माध्यम से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये आगे बढ़ने वाली जो क्रियाएं हैं वो समाज को सुशोभित और सुसंगत बनाने के लिए काम में आ सकती है। ठीक, अगर हम बात करें कि मानव पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीतियों और कानूनों का अध्ययन करते हैं, इसी के अंतर्गत हम बच्चों को ये भी बताने का प्रयास करते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे हम उसकी क्रियाओं में होने वाले, पर्यावरण के अंदर होने वाले जो भी मुद्दे होते हैं, कानून होते हैं, उनको हम बच्चों के साथ डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि बच्चा पेड़ काटने से हानि होती है, इससे आपको सजा हो सकती है, इससे क्रियाएं हो सकती हैं। तो बच्चे जो कभी गलत काम होता है तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं इसी चीज़ को बता देते हैं, समाज में इन चीज़ की नई दिशा प्रकृति के रूप में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को पर्यावरण के अंतर्गत किस तरीके की चीज़ें आगे देखने को मिल रही हैं। ठीक, अध्ययन क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो मानव का जो पर्यावरण संबंध है, ठीक, उसमें जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को किस तरीके से हम आरक्षित कर सकते हैं, आंतरिक रूप से विकसित कर सकते हैं, पृथ्वी और अंतरिक्ष से सम्मिलित कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में होने वाले जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक, उसको हम किस तरीके से हम इस धरती पर रहकर सुसज्जित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और आंतरिक रूप से अंतरिक्ष में होने वाली जो क्रियाएं होती है, उसको प्रभावित होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, ये इसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में न सिर्फ पृथ्वी तथा अंतरिक्ष भी सम्मिलित माना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में हम प्रदूषण के बारे में बात करें, ठीक, सौरमंडल के बारे में बात करें, उनकी क्रियाओं की, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो हमारी धरती से ही जुड़ी होती हैं। मान लेते हैं कि अधिक बाढ़ आने का कारण क्या है, ठीक, पेड़ों की कटाई कर देना, बारिश नहीं होती है, समस्याएं हो जाती हैं, ठीक, नदियों के किनारे जो पेड़ होते हैं उसको काट देना, उसको गिरा देना, इसलिए बाढ़ आने की संभावना होती है। ये जो क्रियाएं हो रही हैं, जो मानवकृत क्रियाएं हैं, जो मानव अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, इन सभी को समझने के लिए और इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमको क्रियाएं करनी पड़ती हैं और ये क्रियाएं सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। ठीक, इसमें मौसम संबंधी अनेक प्रकार के तापमान का दबाव, पवन ऊर्जा के बारे में और अवलोकित पर्यावरण जो होते हैं, जैविक घटक होते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए करने वाले और जलवायु परिवर्तन के कारण आज आने वाली जो भी समस्याएं होती हैं उसके निवारण करने के लिए मौसम विज्ञान के संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। और साथ में ये बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से कौन से क्षेत्रों को प्रभावित हो रहा है, कौन कौन से क्षेत्र आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है। पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक माना जाता है। पर्यावरण अध्ययन 3 व्यापक नियमों के आधार पर किए जाते हैं: पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना। ये सभी तीनों चीज़ें जो दी गई हैं, इसमें कॉमन चीज़ें क्या देखनी है कि हमको पर्यावरण के बारे में ही जानना है, सीखना है, सिखाना है और जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो किस तरीके से पर्यावरण के लिए उपयोगी हो सकती है और हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी हो सकती है। तो हमने देखा कि आज सबसे पहले कि ईवीएस के अंतर्गत हम जो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने इसके परिचय को पढ़ा, इनकी अवधारणा को पढ़ा और इसके स्कोप क्षेत्र को पढ़ा कि किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है और इसलिए किस लिए हम अपने जीवन में लागू करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।